सन 1206 दिल्ली की हवाओं में एक अजीब सी हलचल थी। राजपूत राज्यों में आपसी संघर्ष, उत्तर पश्चिम से लगातार आक्रमण। दिल्ली एक ऐसा शहर जिसे हर विजेता अपना बनाना चाहता था, लेकिन इतिहास का पहिया आज एक नई दिशा में मुड़ने वाला था, क्योंकि इसी उथल पुथल के बीच पैदा होने जा रही थी भारत की सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में से एक, दिल्ली सल्तनत। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, विश्वासघात की, और उन लोगों की जो गुलाम बनकर आए लेकिन हिंदुस्तान के सुल्तान बनकर उभरे। कहानी शुरू होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी से। 1191 पहला तराइन युद्ध। पृथ्वीराज की सेना विजयी होती है। गोरी हारकर वापस चला जाता है, लेकिन मन ही मन एक कसम खाता है, मैं लौट कर आऊंगा और इस हार को मिटा दूंगा। 1198 दूसरा तराइन युद्ध। इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। पृथ्वीराज पराजित हुए और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा गोरी के कब्जे में चला गया। यहीं से दिल्ली की किस्मत बदलने लगती है। गोरी की सफलता के पीछे एक नाम था, कुतुब-उद-दीन ऐबक, एक तुर्क गुलाम जिसे बाजार से खरीदा गया था, लेकिन उसके अंदर नेतृत्व की वो क्षमता थी जो उसे जनरल बना देती है। ऐबक ने भारत में गोरी के साम्राज्य को मजबूत किया, लाहौर को अपना आधार बनाया और कई निर्णायक युद्ध जीते। 1216 में गोरी की हत्या होती है। तुर्कों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन दिल्ली अब ऐबक के पास थी और इसी क्षण में ऐबक खुद को घोषित करता है सुल्तान ऑफ दिल्ली। यही वो साल है जिसे दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। 1210 में ऐबक की अचानक मौत हो जाती है। आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह सक्षम नहीं था। इस अराजकता के बीच एक नाम उभरता है, इल्तुतमिश, एक गुलाम जो सुल्तान बनने वाला था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया, मंगोलों को सीमा पर रोका, आंतरिक विद्रोहों को खत्म किया और दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया। तांका और जीतल जैसे सिक्कों की शुरुआत की, नए प्रशासनिक ढांचे को जन्म दिया और सबसे महत्वपूर्ण, सल्तनत को स्थिरता दी। 1236 इल्तुतमिश की मृत्यु और दिल्ली की अदालत में एक फैसला सुनाया जाता है जिससे पूरे सुल्तानत में हलचल मच जाती है। भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया बुद्धिमान थी, निडर थी और राजनीति को समझती थी, लेकिन तुर्की अमीरों को ये बात मंजूर नहीं थी कि एक महिला उन पर शासन करे। रजिया ने विद्रोहों का सामना किया, युद्ध लड़े, लेकिन अंत में विश्वासघात का शिकार हुई और 1240 में कैथल के पास मारी गई। उसकी कहानी आज भी इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय मानी जाती है। 1240 के बाद सल्तनत फिर अराजकता में गिरने लगी। तभी उभर कर आए गियासुद्दीन बलबन। दुनिया मंगोलों से कांप रही थी। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी एशिया को खून में डुबो रहे थे, लेकिन बलबन की रक्त और लौह की नीति दिल्ली को मंगोलों से बचाती है। उसने सेना को मजबूत किया, जासूसों का विशाल नेटवर्क बनाया, कानून व्यवस्था को कड़ा किया और सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित बनाया। अगर बलबन न होता तो दिल्ली मंगोलों के सामने टिक नहीं पाती। लेकिन एक सवाल, आखिर दिल्ली ही सल्तनत की राजधानी क्यों बनी? उसके कई कारण थे। दिल्ली व्यापारिक मार्गों के केंद्र में थी। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों तक सीधा पहुंच, अरावली से प्राकृतिक सुरक्षा, पहले से बसे हुए किले और नगर, और एक ऐसी भौगोलिक स्थिति जो पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित कर सकती थी। ने दिल्ली को जीता, उसने उत्तर भारत को जीत लिया। दिल्ली सल्तनत सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं है, ये है संस्कृति, शासन, कला और समाज के बदलाव की कहानी। इसी काल में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत हुई। कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जैसे स्मारक बने। फारसी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा, नई मुद्रा प्रणाली आई, नए नगर बसे। सीरी, तुगलकाबाद, जहानपनाह, फिरोजाबाद, और सबसे महत्वपूर्ण, यही से उस शक्ति की नींव पड़ी जिसे आगे चलकर दुनिया मुगल साम्राज्य के नाम से पहचानने वाली थी। एक गुलाम से शुरू हुई सल्तनत दिल्ली को दुनिया के सबसे शक्तिशाली शहरों में बदल देती है। कुतुब मीनार की हर ईंट आज भी उस दौर की कहानी कहती है जब इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जा रहा था, बल्कि जिया जा रहा था। यह है दिल्ली सुल्तनत की शुरुआत की पूरी दास्तान, एक ऐसा अध्याय जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया।